व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर नए आरोप लगाए हैं। ये दावा करते हुए कि भारत क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट बन गया है। ये हमला कुछ दिन बाद आया जब उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क दोगुना करने का समर्थन किया था। एक मीडिया इंटरैक्शन में नवारो ने कहा कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत की रूसी तेल की खरीद लगभग शून्य थी। अब ये तर्क देना कि जब ये प्रतिशत 30 से 35 तक पहुंच गया है कि अब उन्हें रूसी तेल की जरूरत है, ये बकवास है। नवारो सी-स्पैन द्वारा साझा की गई एक क्लिप में कहते सुनाई दिए, भारत इस रक्तपात में अपनी भूमिका को मान्यता देना नहीं चाहता। ये शी जिनपिंग से नजदीकियां बढ़ा रहा है। उन्हें रूसी तेल की जरूरत नहीं है। नवारो की टिप्पणियां रचनात्मक, आलोचना कम और राजनीतिक प्रोपेगेंडा अधिक प्रतीत होती है, जिनका उद्देश्य घरेलू समर्थन जुटाना है। भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अपने फैसले खुद लेने का अधिकार रखता है, खासकर जब वे देश समान दबावों का सामना नहीं करते। वास्तविक कूटनीति में समझदारी चाहिए, न कि उंगली उठाना। भारत ने मुद्रास्फीति और ऊर्जा लागत को नियंत्रण में रखने के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल हासिल करने की कोशिश की। ये लॉन्ड्रोमैट नहीं बल्कि व्यावहारिकता है। We send a lot of dollars overseas to India to buy their products in an unfair trade environment. India then uses American dollars to buy Russian oil. Russia then uses those American dollars that come from India to finance its armaments to kill Ukrainians. And then American taxpayers are then called upon to pay for the weapons that have to defend Ukraine against Russian armaments paid for by American dollars that came from India. That's got to stop. That math doesn't work. The president understands the connection between economic security and national security. So that was the bottom line there. इजराइल के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर हमास इजराइल की शर्तों को नहीं मानता तो गाजा सिटी को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि देश इस क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने का आदेश देने के एक दिन बाद इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने चेतावनी दी कि एनक्लेव का सबसे बड़ा शहर राफा और बैत हनून जैसा हो सकता है। वे इलाके जो पहले ही युद्ध में मलबे में बदल चुके हैं। नरक के द्वार जल्द ही गाजा में हमास के हथियारों और बलात्कारियों पर खुलेंगे जब तक कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल की शर्तों को स्वीकार नहीं करते। कॉट्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, उन्होंने इजराइल की युद्ध विराम की शर्तों को दोहराया, सभी बंधकों की रिहाई और हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण। हमास ने कहा कि वे युद्ध समाप्त करने के बदले बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना निरस्त्रीकरण को खारिज करता है। गाजा सिटी को नष्ट करने की चेतावनी इस बात को दर्शाती है कि संघर्ष अब कूटनीति से कितना दूर जा चुका है और ये कि एक दीर्घकालिक न्याय संगत समाधान की कितनी सख्त जरूरत है। ऐसा समाधान जो दोनों इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के वैध अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी दे। इसके बिना अधिक विनाश, पीड़ा और अस्थिरता मुश्किल है। 11 अगस्त के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को कहा, जो कुत्ते उठाए जाते हैं उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाए, सिवाय उनके जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि कुत्तों को जब भी उठाया जाएगा, टीकाकरण के बाद उन्हें फिर से वहीं छोड़ा जाएगा, जैसा कि पहले के आदेश में नहीं था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो सरकार की ओर से उपस्थित थे, कहा, कुत्तों के काटने के मामले सालाना 37 लाख हैं, यानी रोजाना 10,000। रेबीज से मौतों की संख्या 305 है, जबकि WHO के मॉडलिंग में ये संख्या काफी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया और लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया आ रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने। बिहार में पीएम मोदी ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गंगा नदी पर बना ऑटो सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया। ये पुल पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगा। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा दूरी को 100 किलोमीटर से अधिक कम कर देगा। प्रधानमंत्री ने नेशनल हाईवे 31 के बख्तियारपुर से मोकामा खंड के 4 लेन के निर्माण का भी उद्घाटन किया, जिससे भीड़ कम होगी, यात्रा समय घटेगा और यात्रियों तथा माल वाहन की आवाजाही में सुधार होगा।
सोशल मीडिया पर हम सब बाइसेक्सुअल हैं वाली टिप्पणी के सामने आने के बाद अभिनेत्री स्वरा भास्कर को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। स्वरा ने ये भी खुलासा किया था कि उन्हें समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव पर क्रश है। अब अभिनेत्री ने इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स बायो को बदल दिया है। उनका नया बायो अब है गर्ल क्रश एडवोकेट, पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर पेस्ट, केओस क्वीन एंड शॉपिंग माई वे थ्रू द एपोकलिप्स, फ्री पैलेस्टीन। ये गर्ल क्रश एडवोकेट जोड़ना सोशल मीडिया पर चल रहे चर्चाओं के प्रति एक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया है। स्क्रीन के साथ एक इंटरव्यू में स्वरा ने कहा था कि हेटेरोसेक्सुअलिटी एक आदर्श है जो इंसानों पर थोपा गया है। ये इंटरव्यू 5 महीने पहले लाइव हुआ था, लेकिन इसका हिस्सा हाल ही में वायरल हुआ। खेल मंत्रालय चाहता है कि सितंबर में होने वाले बहुप्रतीक्षित बीसीसीआई चुनाव नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के अनुसार कराए जाएं। लेकिन अगर नए कानून के नियम समय पर अधिसूचित नहीं होते तो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट स्वीकृत लोधा समिति के सिफारिशों के तहत चुनाव करा सकता है। मंत्रालय चाहता है कि अगले 6 महीनों में कानून पूरी तरह लागू हो जाए, लेकिन उससे पहले विस्तृत दिशा निर्देश अधिसूचित किए जा सकते हैं। आदर्श रूप से चुनाव अधिनियम के तहत होने चाहिए, लेकिन यदि समय पर नियम अधिसूचित नहीं होते तो लोधा समिति की सिफारिशों के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने पूर्व ट्विटर कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए $500 मिलियन की बकाया सेवा समाप्ति पैकेज के मुकदमे में अस्थायी समझौता कर लिया है। बुधवार को अदालत में ये जानकारी सामने आई, जहां दोनों पक्षों ने 17 सितंबर 2025 तक सुनवाई टालने का अनुरोध किया। गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को संघीय अपील अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है, जिससे समझौता पूरा करने के लिए समय मिल गया। हालांकि समझौते के विवरण गोपनीय हैं। ये मुकदमा कोर्टनी मैकमिलन और रोनाल्ड कूपर ने प्रस्तावित क्लास एक्शन के रूप में दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्विटर ने उन्हें और अन्य कर्मचारियों को कानूनी रूप से देय सेवा समाप्ति पैकेज नहीं दिया। इस बीच अन्य मुकदमे अब भी लंबित हैं, जिनमें पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल द्वारा दायर केस भी शामिल है। यूएस स्पेस फोर्स 21 अगस्त को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से X-37B ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल लॉन्च करने जा रही है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह के अनुसार लॉन्च विंडो 22 अगस्त को सुबह 5:11 तक खुली रहेगी। X-37B सैन्य अंतरिक्ष विमान एक गोपनीय मिशन है और इसे बोइंग द्वारा बनाया गया है। ये एक छोटे स्पेस शटल की तरह दिखता है और इससे पहले भी लॉन्च किया जा चुका है। इसका उद्देश्य अमेरिका की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हितों को आगे बढ़ाना है। इसमें कोई मानव सवार नहीं होता, केवल स्पेस फोर्स के प्रयोग होते हैं। बोइंग के अनुसार X-37B स्पेस शटल 1/4 आकार का होता है और मिशन समाप्त होने तक पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहता है। भारतीय वायुसेना एक ऐतिहासिक बदलाव के रास्ते पर है, जिसमें स्थानीयकरण, आधुनिकीकरण और उन्नत तकनीकों का समावेश प्रमुख है। इस बदलाव का केंद्र होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो IAF के लड़ाकू बेड़े की नींव बनने जा रहा है। 220 तेजस MK1 और MK1A संस्करणों के साथ साथ अतिरिक्त 180 तेजस MK2 लड़ाकू विमानों की योजना पहले से ही तैयार है। तेजस कार्यक्रम भारत की वायु शक्ति का आधार बनता जा रहा है। ये जेट पुराने प्लेटफॉर्म जैसे कि सेफ कैट जैगुआर, मिराज 2000 और MiG 29 UPG की जगह लेंगे, जो अब सेवा समाप्ति के करीब है। तेजस की बड़ी संख्या में तैनाती न केवल IAF की क्षमता को मजबूत करती है, बल्कि भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। पुणे के एक रेस्टोरेंट ने खाने की बर्बादी पर 20 रुपए का जुर्माना लगाकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि ग्राहक जरूरत से ज्यादा ऑर्डर करते हैं, जिससे रोजाना तैयार भोजन बर्बाद होता है। इसे देखते हुए पुणे के एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ने कदम उठाया। एक विजिटर ने एक्स पर हाथ से लिखे हुए मेन्यू को साझा किया, जिसमें लिखा था, भोजन बर्बाद करने पर 20 रुपए का शुल्क लगेगा। इस पोस्ट को 12,000 व्यूज मिले और बहस शुरू हुई कि क्या ये नीति सभी जगह लागू होनी चाहिए। कुछ लोग इसे योग्य कदम मानते हैं तो कुछ इसे अपराधबोध फैलाने वाला बताते हैं। मॉनसून ने इस साल एक हफ्ते पहले यानी कि जून में दस्तक दी और तब से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में लगातार बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं। इन आपदाओं में कई लोगों की जान गई, कई घायल और लापता हुए और प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी राहत कार्य जारी है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भारत अब जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों का सामना कर रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिक विशाल सिंह ने बताया, आकाशीय नमी जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है।
और पहाड़ों की टोपोग्राफी इसे और मुश्किल बनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली, तूफान, वर्षा और बादल फटने की घटनाएं अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई हैं।